इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बहुत सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। तो बच्चों इसके अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो बच्चों ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसकी रेट इंडिपेंडेंट होती है। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करती। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती तो फिर किस पे डिपेंड करती है? तो बच्चों ये डिपेंड करेगी एनी अदर फैक्टर, फॉर एग्जांपल लाइट, कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मतलब लाइट और कैटलिस्ट ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट मीन्स वो दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल लाइट और कैटलिस्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी, ये हमें डेफिनेशन समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम इसके लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं और उसके बाद में हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर इंटीग्रेशन इक्वेशन निकालनी है तो सपोज मेरे पास में एक इक्वेशन है ए और ये प्रोडक्ट दे रहा है पी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखूंगी तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। रेट इक्वेशन के हिसाब से, रेट लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू के ए, और ए की पावर में क्या लगा देती हूँ, ज़ीरो। मतलब ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, और हमने अभी बोला कि यहाँ पे जो ये ए है इस पर डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस ए। तो हम यहाँ से इस ए को रिमूव कर देते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपको इस डी टी को यहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी ए इज इक्वल्स टू के डी टी। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, वापस देखिए क्या मिलेगा मुझे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डॉट डी टी, मतलब के इन मल्टीप्लिकेशन विथ डी टी। ठीक है बच्चों, अब आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन के आगे लगा देती हूँ इंटीग्रेशन का साइन विद द हेल्प ऑफ अनदर कलर पेन। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो आप क्या लेंगे, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो जब स्टार्टिंग कंसंट्रेशन क्या थी, A0, और कुछ टाइम के बाद में कंसंट्रेशन क्या हो गई, AT। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जब हमारे पास रिएक्शन है, देखिए बच्चों ये मेरे पास में रिएक्शन है, AP में कन्वर्ट हुआ है। जब टाइम 0 था तो मेरी इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो थी A0। ठीक है, और जब टाइम t हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, AT। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने लोअर लिमिट से अपर लिमिट लिखा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन एट इनिशियल टाइम एंड कंसंट्रेशन एट टाइम t, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो हम बता रहे हैं जब टाइम 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन AT है, और जब टाइम t हो जाता है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, AT। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम टाइम की लिमिट लिखें तो स्टार्टिंग में क्या है, 0 टाइम, और कुछ टाइम बाद में हमने टाइम लिया है t। ठीक है, तो टाइम की लिमिट 0 से t है और कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में A0 है और बाद में AT है। ठीक है, तो हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट ले रहे हैं, तो लोअर से अपर एंड लोअर से अपर। ठीक है, अब बच्चों इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे सामने क्या आएगा, हमारे सामने हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A, लोअर लिमिट क्या है, A0, अपर लिमिट AT। ठीक है, माइनस के T, और आप क्या, सॉरी T की कंसंट्रेशन आएगी, सिर्फ हम रिएक्टेंट्स की लिखते हैं, तो T के साथ में आप क्या लिखेंगे, T के साथ में आप लिखेंगे लिमिट 0 से T। ठीक है, आपने लिमिट लिख दी है 0 से T।
अब आपने जब लिमिट लिख दी है तो बच्चों आप इसको आगे सॉल्व करोगे, हमेशा आप सॉल्व करते हो हायर माइनस लोअर, हमेशा सॉल्यूशन में किया जाता है हायर माइनस लोअर। तो क्या हो जाएगा, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस ज़ीरो, क्या हो जाएगा, टी, ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन को मैं क्या कर रही हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वापस से माइनस से, ठीक है। तो देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा मुझे, मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ए टी हो जाएगा माइनस का प्लस ए नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टी। इंटीग्रेशन इक्वेशन में बच्चों हम इस के की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो के की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू, और इस टी को मैं कहाँ पुट कर रही हूँ, नीचे यहाँ पे, ठीक है, ए टी और ए नॉट के नीचे। तो यहाँ पे मैं क्या इसको रीअरेंज कर सकती हूँ, ए नॉट प्लस सॉरी ए नॉट माइनस ए टी, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, ए नॉट माइनस ए टी, ठीक है। और अपॉन क्या लिख देंगे हम, टी, अपॉन हम क्या लिख देंगे, टी। तो बच्चों ये क्या हो गई हमारे पास में, ये हमारे पास होगी इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो गया है, इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो लास्ट इक्वेशन है ये इंटीग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं फिर से समझा देती हूँ आपको एक बार। हमारे पास में ए रिएक्टेंट था जो पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो हमने जो लिमिट्स लिए, टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन क्या था, ए नॉट, जब टाइम टी था तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, ए टी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू रेट लॉ के हिसाब से के एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए। ऊपर हमने जीरो इसलिए लगाया क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे है के लिए है तो ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आप ये वैल्यू हटा देंगे, तो आपने यहाँ पे सिर्फ क्या रख दिया है, के, है ना। उसके बाद में आपने इस टी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, उसके बाद में आपको इक्वेशन मिलेगी माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू के डॉट डी टी। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ में, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, डी ए इज इक्वल्स टू, ये प्लस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का प्लस में। तो देख लीजिए ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया। फिर जो आपको न्यू इक्वेशन मिली उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है फर्दर, लोअर लिमिट से अपर, लोअर से अपर। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हायर माइनस लोअर होता है, तो हायर माइनस लोअर, तो हायर माइनस लोअर इज इक्वल्स टू माइनस के हायर टी माइनस लोअर माइनस जीरो, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर वापस से मैंने इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये ए टी माइनस का हो जाएगा ए नॉट प्लस का, और जो के टी है ना माइनस के टी वो प्लस में हो जाएगा। तो देख लीजिए आप यहाँ पे ए टी माइनस का हो गया, ए नॉट प्लस का, और इक्वल्स टू के टी। अब मुझे यहाँ पे के की वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन इक्वेशन में हमको के की वैल्यू चाहिए होती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होती है। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आप इस टी को नीचे ले आएंगे, और इसको मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है, तो मैंने पॉजिटिव की वैल्यू पहले लिख दी है, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। तो ये आपको मिल गया बच्चों, ये जो आपको मिल गई है ये मिल गई इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जब बच्चों आपको ये इंटीग्रेशन इक्वेशन मिल गई है तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स सी, हमने ये जो इक्वेशन थी इसको हम इस तरीके से डिराइव कर चुके हैं, और इसी इक्वेशन को मैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, लीनियर ग्राफ इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया है, इस ए टी को इस साइड में रखा है और बाकी को अपोजिट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। या फिर आप ये मान लीजिए कि आपने ए टी को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है, तो ये के टी इस तरफ आ जाएगा, तो ये ए टी प्लस का हो जाएगा एंड के टी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये लीनियर ग्राफ इक्वेशन है, अगर मैं इस लीनियर ग्राफ इक्वेशन को डिनोट करूँ तो ये मेरे पास होगा वाई एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये हो जाएगा मेरे पास एम, ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये हो जाता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एम का मतलब होता है स्लोप, एम का मतलब होता है स्लोप, एंड सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट, सी का मतलब होता है
इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, वाई एक्सिस पे क्या आएगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ AT, है ना, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम, ओके। और मेरा ग्राफ कैसा है, देखो स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव का है और कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ना कुछ ना कुछ स्पेस है। तो मान लीजिए ये जीरो, हमने ये स्पेस ले ली है, और स्लोप कैसा है, ऊपर नहीं जाएगा, स्लोप नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव का है, तो हमने स्लोप नेगेटिव का बना दिया। तो बच्चों स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप है माइनस के के बराबर, माइनस मतलब नीचे जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो स्लोप जो हमारे पास में है वो क्या है, माइनस के बराबर है, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या हमारे पास, इंटरसेप्ट है A0, ठीक है। इंटरसेप्ट जो हमारे पास में है वो A0। तो वाई एक्सिस पे आप लिखेंगे 80, एक्स पे लिखेंगे हम टाइम, ठीक है। और जो स्लोप होगा वो नेगेटिव का होगा, क्योंकि माइनस साइन दे रखा है यहाँ पे, है ना। और आपको यहाँ पे ये इंटरसेप्ट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ गैप है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसको हमने ग्राफिकल वे में भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हाफ लाइफ। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द हाफ लाइफ। नाउ बच्चों, इस हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, व्हाट डज हाफ लाइफ मीन, आपको कुछ आइडिया है हाफ लाइफ के बारे में? तो बच्चों हाफ लाइफ का मतलब होता है, हाफ लाइफ इज अ टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की, उसका हाफ हो जाए, ठीक है। मान लीजिए अगर इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी है A0, ठीक है। हमने ये कहा था ना, जब टाइम 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी A0, तो A0 की अगर हम हाफ कर दें तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि T क्या है, T हाफ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है। तो बच्चों जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन, हमारी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन क्या है, A0। टी हाफ का मतलब क्या है, टी हाफ का मतलब है हाफ लाइफ, जिसका मतलब है जो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो स्टार्टिंग की हाफ हो जाए, स्टार्टिंग की हाफ हो जाए, ठीक है। तो बच्चों जब आपको यहाँ पे पता है हम टी को क्या ले रहे हैं, टी हाफ, और हम स्टार्टिंग कंसंट्रेशन जो है उसका हम क्या ले रहे हैं, आधा। तो बच्चों यही वैल्यू हमें पुट कहाँ करनी है, यही वैल्यू हमें पुट करनी है इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। तो देखो बच्चों इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास में है k इज इक्वल्स टू A0 माइनस AT अपॉन T, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम को हम क्या ले रहे हैं, T हाफ, ठीक है। और कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं हम, कंसंट्रेशन ये मान रहे हैं कि स्टार्टिंग की क्या हो जाए, आधी। AT को हम क्या मान रहे हैं, कंसंट्रेशन जो स्टार्टिंग का आधा हो उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग का जब आधा हो जाता है तो उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। अब आपको जो T की वैल्यू पता है, T हाफ, और AT की वैल्यू पता है A0 अपॉन T है, तो आप यहाँ पुट कर लीजिए, तो K क्या हो जाएगा, A0 माइनस क्या हो जाएगा, ये लिख दीजिए 1/2 A0 अपॉन T हाफ, ओके, अपॉन T हाफ, ठीक है। अब बच्चों मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे T हाफ फाइंड आउट करना है। T हाफ फाइंड आउट करने के पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर दे। देखो 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 A0 अपॉन T हाफ, राइट। अब मैं चाहूँ तो इस 1/2 को ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए 1/2, कोई दिक्कत थोड़ी है, सेम ही बात है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, k इज इक्वल्स टू 1/2 A0 अपॉन T हाफ है। तो बच्चों इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको T हाफ निकालना है तो k की जगह आप ले जाइए T हाफ और k को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 A0 अपॉन k, ये आ गया है आपके पास में हाफ लाइफ, ये क्वेश्चन हो गई है आपके पास में हाफ लाइफ की। नाउ स्टूडेंट
बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। हमने देखा था कि जो रेट है वो डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ज़ीरो ऑर्डर में रेट डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन पर। आपने नोटिस किया टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो टी हाफ भी ज़्यादा होगा, हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगा। तो आपको बात समझ में आ रही है? जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन की, लेकिन अगर हम टी हाफ की बात करें तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आपको इसको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हाफ लाइफ के बारे में। तो इस तरीके से आपने हाफ लाइफ की इक्वेशन भी निकाल दी है और इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी निकाल दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी integration equation of zero order reaction. Now first example is H2 react with Cl2 but in the presence of light। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो ऑटोमेटिकली किसकी कैटेगरी में आ गई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या बनाएगा? 2HCl। ठीक है। सेकंड देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया NH3। ठीक है, तो जब भी NH3 डिकम्पोज होता है तो वो बनाएगा N2 प्लस 3H2। तो बच्चों या तो ये हीट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, तो अगर ये हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तब भी इसमें एक्सटर्नल हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हम इसमें टंगस्टन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन अगर ये होता है तो ये रिएक्शन कैसी हो जाती है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। थर्ड एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि 2HI डीकम्पोज हो रहा है किसमें? H2 और I2 में। किसके प्रेजेंस में? AU की प्रेजेंस में। ठीक है, गोल्ड की प्रेजेंस में। तो ये भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों। तो ये रिएक्शन भी कैसी हो गई? ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा एक बात ध्यान देना कि अगर ये AU की प्रेजेंस में हो रही है तब तो ये कौन सी ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ रही है। सॉरी, AU की प्रेजेंस में हो रहा है तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर AU नहीं है यहाँ पे, अगर ये AU नहीं होता तो हम सिंपल क्या देखते हैं? ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे AU है, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, इसलिए कौन सी ऑर्डर है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कोई भी रिएक्शन अगर लाइट की या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी तक हमने क्या समझा है? अभी हमने ये समझा है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो लाइट या फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दूसरी बात हमने देखी है कि अगर हम टी हाफ की बात करें तो टी हाफ है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनिशियल कंसंट्रेशन के। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो टी हाफ भी ज़्यादा होगा। ठीक है, टी हाफ भी ज़्यादा होगा। मतलब टाइम टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर जो टाइम होगा, टाइम टेकन टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द 1/2 ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, वो भी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट है ये तो इंडिपेंडेंट है, बट अगर हम टी हाफ की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बच्चों कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे ही क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इस केस में इंडिपेंडेंट है बट दूसरे केस में ये डिपेंडेंट है, वो भी किससे? डायरेक्टली ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसकी यूनिट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट अगर हम बात करें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, के की जो यूनिट होती है, डायमेंशन होता है, वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं रेट लॉ में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, लेट्स सी, आप जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट। अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलती हूँ कि बच्चों टी हाफ के एन आप वर्सेस ए नॉट, टी हाफ वर्सेस ए नॉट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो बच्चों आप कैसा ग्राफ प्लॉट करेंगे?
यहाँ पे हमने क्या टर्म यूज़ की, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, टी हाफ वर्सेस ए नॉट, ठीक है, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, अंडरस्टूड। तो ये डायरेक्टली ही प्रोपोर्शन है तो लीनियर ग्राफ मिलेगा, वो भी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. In next topic we are going to study about the first order reaction. Let us now study about the first order reaction. Students, we have already covered the topic zero order reaction, and according to zero order reaction, rate of reaction does not depends on the concentration of reactant. It does not depends on the initial concentration of the reactant. But if we talk about the T half, that is half life, that in that case T half is directly proportional to initial concentration of reactant. Okay, so now let us see about first order reaction. Students, in first order reaction, rate of reaction depends on, it is directly proportional to the concentration of one reactant. कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है. अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रिएक्टेंट एक होना चाहिए, ठीक है. अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक रिएक्टेंट होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सिंगल रिएक्टेंट पे. तो चलो हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों. एग्जाम्पल्स हैं इसके. The first example is decomposition of N2O5. Decomposition of N2O5. देखो बच्चों, अगर N2O5 डिकम्पोज होगा, इट इज़ इन गैशियस स्टेट, जब ये डिकम्पोज होगा तो ये बनाएगा 2 मोल ऑफ NO2 विच इज़ अगेन इन गैशियस स्टेट एंड हाफ O2 विच इज़ अगेन इन गैशियस स्टेट. तो इसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है. चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट. अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन. देखिए, अमोनियम नाइट्राइट अगर डिकम्पोज होगा, ब्रेक होगा, तो वो नाइट्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा. अब अगेन आप देख लीजिए यहाँ पे कितना रिएक्टेंट है, एक ही है. अगर मैं और एग्जांपल आपको दूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए, अगर H2O2 डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन आयन, ठीक है, तो देख लीजिए, अगर H2O2 डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव, तो ये बनाएगा H2O, दैट इज वाटर एंड हाफ मोल ऑफ O2. अगेन आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑक्जेलेट, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड. तो अगर ऑक्जेलिक एसिड स्टूडेंट्स हम लेते हैं और इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो ये डिकम्पोज होगा इनटू CO2, वाटर एंड CO2 वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अब बच्चों यहाँ पे आपको देखना क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ रिएक्टेंट्स देखने के. रिएक्टेंट्स कितने हैं, यहाँ पे भी एक रिएक्टेंट था, सेकेंड एग्जाम्पल में भी वन रिएक्टेंट है, थर्ड एग्जाम्पल में वन रिएक्टेंट है, फोर्थ एग्जाम्पल में भी वन रिएक्टेंट है. इसका मतलब जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है. और कितनी रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और यहाँ पे 1 से लेके 4 हमने एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें सबके अंदर एक एक रिएक्टेंट ही हैं. देयरफॉर दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर reaction. Now students, let us see about the integration equation of first order, which is the most important topic among the all. So students, let's see the integration equation for first order reaction. देखिए बच्चों, मान के चलिए एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ए रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है. तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, मैं स्मॉल चेंज लिख देती हूँ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है. डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम.
ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन। अगर हम रेट लॉ के हिसाब से लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के एन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ ऊपर आ जाएगा 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर 1 नहीं भी लिखते हैं बच्चों तब भी चलेगा, लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है तो आपको यहाँ पे 2 या 3 लिखना होगा। बट यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ 1। ठीक है, या फिर कुछ भी ना लिखें तब भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं इसको पॉजिटिव करना चाह रही हूँ, तो पूरी इस इक्वेशन को क्या कर लेती हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो देखिए क्या होगा हमारे पास में इक्वेशन, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करती हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, पॉजिटिव की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड ये हो जाएगा हमारे पास में नेगेटिव का। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है। यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स। सो हम करेंगे अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। देखिए इंटीग्रेट करने के लिए आपको इस कंसंट्रेशन की वैल्यू को यहाँ लाना पड़ेगा ए के नीचे, और डी टी को आपको के के पास में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस के डॉट डी टी। ठीक है, अब हम इसको करते हैं इंटीग्रेट। तो बच्चों इंटीग्रेट में मैंने आपको बताया था कि हम लिमिट लेंगे। लोअर लिमिट क्या होगी, जब इनिशियल कंसंट्रेशन है, और आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन क्या होती है, ए टी। ठीक है, जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन हम क्या मानते हैं, ए नॉट, उसको जिसको हम बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, आफ्टर टाइम टी जब कुछ रिएक्शन कुछ टाइम हो जाता है, रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो हम कंसंट्रेशन क्या मानते हैं, इज इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या है हमारे पास में, लोअर लिमिट जो हमारे पास में है वो है ए नॉट। ठीक है, और अपर लिमिट जो हमारे पास में है वो है ए टी। तो टाइम के लिए लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, टी। तो ये हो जाएगा 0 से टी। ठीक है, तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें पता है कि जब व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0 तो ए की जो वैल्यू होगी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए नॉट, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नॉट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो चलो अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखो क्या होगा, आप इसको ले लीजिए एल में, तो आ जाएगा हमारे पास में एल एन ए लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल्स टू माइनस टी लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करना है। तो आप करेंगे एल एन ए नॉट जो कि है हमारे पास में लोअर लिमिट, माइनस करेंगे आप, सॉरी हम सो बच्चों अब आपको क्या करना है, आपको हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। हायर लिमिट क्या है हमारे पास में, ए टी, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास में, ए नॉट। तो आप लिख दीजिए एल एन, हायर लिमिट क्या है हमारे पास में, ए टी, माइनस लोअर लिमिट दैट इज एल एन ए नॉट। ठीक है, किसकी इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के, और क्या लिमिट लेंगे आप, टी हायर माइनस लोअर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखो यहाँ पे हम एल एन कॉमन ले सकते हैं, और जब भी एल एन माइनस में होता है, ठीक है, तो आप इसको डिवीजन फॉर्म में ले सकते हैं। जो प्लस का है वो ऊपर रहेगा और जो माइनस का है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मैंने एल एन कॉमन ले लिया है यहाँ पे। एल एन कॉमन लेने के बाद ए टी क्योंकि पॉजिटिव का है तो ऊपर आ गया, और ए नॉट जो है वो माइनस का है इसलिए हम उसको कहाँ ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर मैं चाहूँ तो इस माइनस को यहाँ पे ला सकती हूँ, उसको प्लस में कन्वर्ट कर दे, तो ये हो जाएगा मेरे प्लस प्लस का, और ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस का। अब ये माइनस को अगर मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको शिफ्ट कर दूँ, जस्ट ऑपोजिट कर दूँ, स्विच कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल्स टू हो गया के टी। अब हमारे पास सब कुछ क्या हो गया है,
पॉजिटिव कॉज हो गया है, ठीक है। अब इस ln को रिमूव करना है और किस में कन्वर्ट करना है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों आप जानते हो जब भी हम ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं जब भी हम ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं 2.303 लॉग। तो आप क्या करेंगे, इस ln को रिमूव करेंगे और क्या लिखेंगे, इसकी जगह 2.303 लॉग A0 अपॉन 80। और बच्चों सब जगह कंसंट्रेशन टर्म लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन की ही बात कर रहे हैं, तो आपको सब जगह कंसंट्रेशन टर्म लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा KT। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, हमें वैल्यू चाहिए K की। तो आप K को इसी तरह रख दीजिए और बाकी सब वैल्यूज़ को एक साइड में शिफ्ट कर दीजिए। बच्चों यहाँ पे ऊपर स्पेस वेकेंट है तो मैं यहाँ पे लास्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, ठीक है, फाइनल इक्वेशन आई एम राइटिंग ओवर हियर। तो देखो बच्चों इस K को यहीं रहने दीजिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो T को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो देखो K किसके बराबर हो जाएगा, K इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ T एट टाइम T एंड डिवाइड बाय ये T यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे नीचे T लिख देंगे। तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी 2.303 T लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम T। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इंटीग्रेशन इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो बच्चों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट A है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से देखें तो R इज इक्वल्स टू माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू, अगर हम इक्वेशन रेट जो है रेट लॉ के हिसाब से लिखें तो R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ये जो इक्वेशन है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये पूरी प्लस की हो जाएगी और ये टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो देख लीजिए हो गया है। अब मैं इस A को शिफ्ट कर देती हूँ नीचे और DT को शिफ्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पे, तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, ये नीचे वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लोअर लिमिट ली है A0 और अपर लिमिट ली है AT। मतलब हमने ये माना है जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन A की क्या है, A0, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, A0, और जब टाइम T होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, AT, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो हो गई लोअर लिमिट और ये हमारे पास में हो गई अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और ये हो गया हमारे पास अपर लिमिट इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू माइनस K और लिमिट क्या ले रहे हैं हम टाइम के लिए 0 से T टाइम तक, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है ln A लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस KT लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ टाइम, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं ln को तो हम लिखते हैं हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले मैंने लिख दी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन द सेम वे यहाँ पे भी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। जिसको सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ln को कॉमन ले लिया है तो जो प्लस की कंसंट्रेशन वो ऊपर रहेगी, जो माइनस की है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये तो है ही हमारे पास में, ये पहले क्या था, माइनस KT था, ठीक है। अब जब मुझे दोनों वैल्यू प्लस की चाहिए तो मैं जो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये तो हो जाएगा माइनस का। इसको प्लस का करना है तो इसको स्विच कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए। तो ln तो कॉमन ही रहा, ये A0 ऊपर चला गया, AT नीचे आ गया, तो ये भी वैल्यू किसकी हो गई, प्लस की, और ये भी वैल्यू हो गई प्लस की। उसके बाद में इस ln को हमने कन्वर्ट कर दिया लॉग के अंदर। तो ln को log में कन्वर्ट कर दे तो क्या होता है, ln इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ln की जगह 2.303 और लॉग, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज। अब K की वैल्यू चाहिए तो K को यहाँ रहने दीजिए, बाकी सब को शिफ्ट कर दीजिए तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी विच इज नोन एज इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल था। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ,
ठीक है, अब हम ग्राफ को देखते हैं। तो हम इसी इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करेंगे और फिर हम लीनियर ग्राफ इक्वेशन बनाएंगे और उससे हम फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो लेट्स सी दी ग्राफ फॉर दी सेम इक्वेशन। देखिए बच्चों, ये इक्वेशन थी हमारे पास में इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लेट्स रीसफल दिस इक्वेशन। देखिए आप क्या करें, इस लॉग वाली टर्म को तो यहीं रहने देते हैं और बाकी जितनी भी टर्म है, फॉर एग्जांपल 2.303 एंड t, इसको हम ऑपोजिट साइड में ले आते हैं। ठीक है, तो लॉग a नॉट अपॉन a t इज इक्वल्स टू हो जाएगा k डॉट t अपॉन 2.303। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन आई जब हमने ऊपर इक्वेशन को रीअरेंज किया। ठीक बच्चों, अब ये जो वैल्यू है लॉग की, जब डिवीजन फॉर्म में होती है तो हम उसको सब्सट्रैक्शन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो लॉग ए नॉट है वो तो एज इट इज ही रहेगा, और जो डिनोमिनेटर में है जब वो ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस लॉग ए टी। ठीक है, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा k अपॉन 2.303 टाइम t। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, ये जो ए टी की वैल्यू है ना, इसको इस साइड में ले जाइए ताकि ये प्लस की हो जाए और इस वैल्यू को इधर आए। हमको इसको ए टी को प्लस में करना है। ठीक है, अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो 2-3 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, तो हम सिंपल तरीका यूज़ करते हैं, हम डायरेक्टली इसको यहाँ पुट कर देते हैं और इस वैल्यू को यहाँ, ताकि ये जो ए टी नेगेटिव का जो हमें दिख रहा है विजिबली नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव में हो जाए एक ही स्टेप में, अदरवाइज हमें 2-3 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, लॉग ए टी जब उस तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको सिंपल वे में ही लिखते हैं। तो चलो उसको शिफ्ट करते हैं। देखिए क्या वैल्यू है, लॉग ए नॉट, ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, k 2.303 t इज इक्वल्स टू हो जाएगा पॉजिटिव का लॉग ए टी। ठीक है बच्चों, हमको इक्वेशन मिल गई है, कुछ नहीं है, इसी इक्वेशन को मैं वापस से लिख रही हूँ, बस मैं यहाँ पे पहले लिख रही हूँ लॉग ए टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग ए नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस k 2.303 t। ठीक है बच्चों, ये जो इक्वेशन मिली है हमें, इस इक्वेशन से हम अब एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम वापस से देख लेते हैं इक्वेशन कैसे मिली है। फाइनली इस इक्वेशन को लेके मैं ग्राफ को प्लॉट करूंगी। तो देखो बच्चों, हमने जो इक्वेशन थी इसको यहाँ एज इट इज रखा, बाकी जो दो वैल्यूज थी उनको ऑपोजिट साइड शिफ्ट कर दिया, तो हमें ये वैल्यू मिली। इसमें हमने क्या किया, ये जो टर्म है हमारे पास में लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, ये डिवीजन फॉर्म में थी, हमने इसको सब्सट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो पॉजिटिव का है वो एज इट इज रहेगा और जो डिनोमिनेटर में है वो नेगेटिव में चला जाएगा लॉग के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, इस ए टी को ऑपोजिट साइड शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड की टर्म थी उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो ये प्लस की माइनस की हो गया, माइनस का था जो प्लस का हो गया। इसी इक्वेशन को मैंने वापस से यहाँ पे रीअरेंज किया है। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन को जो मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ पे नीचे स्पेस है, तो मैं यहाँ पे वापस से रीराइट कर रही हूँ ताकि हम इस ब्लॉक पे ग्राफ बना सकें। सो सी स्टूडेंट्स, इसको मैं रिवर्स में लिख रही हूँ वापस से, सेम इक्वेशन है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, उसको वापस से लिख रही हूँ। ए लॉग ए टी इज इक्वल्स टू क्या है, लॉग ए नॉट माइनस के टी, एंड के नीचे आ जाएगा 2.303। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में अभी आई है फाइनल इक्वेशन। तो चलो इस एरिया पे हम ग्राफ बनाते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। तो देखिए बच्चों, जो लीनियर ग्राफ इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जनरल अगर हम पॉजिटिव की बात करें पूरी तरह से, तो y जो है ये तो हमारे पास में y एक्सिस है, m जो है वो होता है स्लोप, x अगेन x एक्सिस है, और जो c है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब ये की ये वैल्यू हम यहाँ फाइंड करने की कोशिश, इक्वल्स टू के साइड ये वैल्यू है तो इसको हम ले लेते हैं y। ठीक है, उसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पे दो टर्म है, एक हमारे पास t है और ये दो कांस्टेंट टर्म है, 2.303 भी कांस्टेंट और k भी कांस्टेंट है, तो इसको हम ले लेते हैं m।
ठीक है। और टी क्योंकि वेरी कर रहा है तो इसको ले लेते हैं हम एक्स। दो वेरिएबल है हमारे पास में, एक ये और एक ये। तो टी को आपने एक्स ले लिया है और लॉग ए टी को आपने वाई ले लिया है, ठीक है। क्योंकि ये देख लीजिए आप इक्वल्स टू किस साइड में, इसलिए इसको हमने वाई लिया है, ठीक है। और साथ साथ में क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू भी चेंज हो रही है, इसलिए ये वेरिएबल्स लिए हमने, ठीक है ना। देखने का तरीका है। अब देख लीजिए यहाँ पे दो टर्म है, तो ये हो गया हमारे पास में एक्स। एक्स हमने इसको इसलिए लिखेंगे वेरिएबल, ये चेंज हो रहा है ना, और ये हमारे पास कांस्टेंट है तो हमने ले लिया है इसको एज एम। अब क्या बचती है टर्म ये, तो इस टर्म को हमने मान लिया है सी, ठीक है। चलो अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, y एक्सिस पे क्या आएगा, y एक्सिस पे आपको लेना है log 80, तो लिख दीजिए y एक्सिस पे log कंसंट्रेशन ऑफ 80। x एक्सिस पे आपको क्या लेना है t, तो लिख लीजिए t। अब कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, तो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्लोप कैसा है, माइनस का है। बच्चों को प्लस का होता है ना तो मैं अपवर्ड स्लोप बताती, बट क्योंकि स्लोप क्या है, माइनस का है, तो आप कैसे स्लोप दिखाएंगे, नीचे की तरफ, ठीक है। तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है वो हो जाएगी -k2.303, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, जो कि वैल्यू है इक्वल्स टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया स्लोप जो कि है नेगेटिव का, जिसकी वैल्यू k/2.303। के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो गैप है, ठीक है, 0 से लेके यहाँ तक, ये वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट की है। तो बच्चों लीनियर ग्राफ इक्वेशन से आप इजीली स्लोप निकाल सकते हैं एंड इंटरसेप्ट भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बच्चों, हाफ लाइफ के बारे में हम ऑलरेडी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जब टी हाफ होगा एट टाइम टी हाफ, जब हाफ लाइफ होगी, ठीक है, उस केस में जो कंसंट्रेशन ऑफ AT होगा वो हाफ हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के, मतलब AT विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, अगर हम याद करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो हमारे पास में इक्वेशन थी 2.303 T log concentration of A naught अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AT, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास में इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में आपको करना क्या है, इस इक्वेशन में T की जगह आपको पुट करना है T हाफ एंड AT की कंसंट्रेशन की जगह आपको पुट करना है A नॉट अपॉन 2, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 और t की जगह हम क्या लगा देंगे बच्चों, t की जगह हम लगा देते हैं t हाफ, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपॉन, हम AT की जगह क्या लिखेंगे, AT की जगह लिखेंगे A नॉट अपॉन 2, ठीक है बच्चों। देखो इस 2 को तो हम ऊपर ले जा सकते हैं और A नॉट से A नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, देख लीजिए आप, k इज इक्वल्स टू 2.303 T हाफ लॉग 2, सिर्फ हमें log 2 मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये A नॉट से A नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब आपको पता है log 2 की वैल्यू क्या है बच्चों, अगर हम log 2 की वैल्यू पुट करें तो पहले हम लिख देते हैं 2.303 T हाफ, और log 2 की वैल्यू क्या है बच्चों, log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.301, तो आप इसको इंटू कर दें 0.301 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.693 अपॉन T हाफ, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपको इक्वेशन क्या मिल गई है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। फाइनली आपको इक्वेशन मिल गया है k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ। अगर आपको T हाफ की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, T हाफ को यहाँ प्लेस कर देंगे और k को नीचे, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, T हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693 अपॉन k।
तो आपको मिल गई है फाइनल टी हाफ की इक्वेशन। तो जो टी हाफ है वो इक्वल्स टू है 0.693 अपॉन के। तो बच्चों यहाँ से आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, अगर आपको याद होगा जब हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा था तो उसके लिए जो टी हाफ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन था इनिशियल कंसंट्रेशन के, जबकि हम ये बोलते हैं कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, बट उसका जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनिशियल कंसंट्रेशन के। और वहीं जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमने स्टडी किया है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दोनों ही ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। तो ये मेजर यहाँ पे पॉइंट है। तो अगर बच्चों अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हम क्या कह रहे हैं, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप जब टी हाफ की इक्वेशन देखते हो तो आपको कहीं पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिखता है। तो इसका मतलब जब आप टी हाफ और ए नॉट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा, ठीक है, आपको कोई भी स्लोप नहीं मिलेगा, मतलब ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करता। तो इन शॉर्ट आप अगर लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, जो टी हाफ है ये इंडिपेंडेंट है। टी हाफ इज, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, ये ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता है। वही जब हम रेट की बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इस पे डिपेंड करती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान देना है फर्स्ट ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर के अंदर ये क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो लेट्स सॉल्व दी न्यूमेरिकल्स। So students, the first problem is the rate of reaction has a specific reaction rate of 10 to the power minus 3 seconds. How much time will it take for 10 gram of the reactant to reduce to 2.5 grams? तो बच्चों इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टाइम, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सी हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टाइम। और हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है स्पेसिफिक रेट, ठीक है, हमें स्पेसिफिक रेट गिवन है। इसका मतलब आपको यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है, जो क्या है यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3 पर सेकेंड, ठीक है। स्पेसिफिक रेट आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखिए आपको और क्या क्या गिवन है, आपको यहाँ पे दे रखा है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट मतलब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन भी गिवन है जो है 10 ग्राम, ठीक है, टू रिड्यूस टू 2.5 आपको अमाउंट दे रखा है। इसका मतलब आपको कंसंट्रेशन एट टाइम टी भी गिवन है जो कि है 2.5 ग्राम्स। तो बच्चों देखो आपको के गिवन है, आपको ए नॉट गिवन है, ए टी गिवन है और आपको टाइम निकालना है। तो बहुत सिंपल है, यूनिट से ही पता चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टी, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 2.303, टी की वैल्यू हमें गिवन, हमें फाइंड आउट करना है टी की वैल्यू। तो हम ये काम करते हैं, यहाँ टी यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और के यहाँ पे, ठीक है, एक बार में ही कर देते हैं। तो देखो के की वैल्यू हमें गिवन है 10 टू द पावर माइनस 3, आप कर दीजिए यहाँ पे लॉग 10 अपॉन 2.5, ठीक है। अब देखिए बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमारे पास में आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट देख लीजिए, 2303 इंटू, तो देखिए बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 3, तो ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2303, ये तो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू है, लॉग 10 एंड
10/2.5, आप यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए 100 हो जाएगा, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे log 100/25। आप बच्चे जानते हैं 25 को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 25 हम करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4। इस 4 को मैं लिख सकती हूँ एज 2 की पावर 2, ठीक है। मैंने इस लॉग में जब ये मैंने लॉग की जो वैल्यू है 100/25 इसको सॉल्व किया तो मुझे 4 मिलता है। इस 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो गया है। क्या हो गया, 2.303 इंटू आप क्या कर देंगे, ये जो लॉग की जो पावर होती है हमेशा आगे रहती है, तो यहाँ पर देगा 2, फिर आपको लिखना है log 2 की वैल्यू, और log 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0.301, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1386 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपको k की वैल्यू गिवन है, a नॉट गिवन है, at गिवन है, तो आपको सीधा ही इस इक्वेशन में उसको पुट करना है। फाइनली आपको कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन में मैं यहाँ पॉइंट हटाया तो 10⁻³ + 3 से कैंसिल हो गया है, ठीक है। log 100/25 कर दिया, यहाँ से पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 100 कर दिया। 25 और 100 की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 4 को मैं 2 का स्क्वायर कर सकती हूँ, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। जब हम log 2 स्क्वायर करते हैं तो 2 आगे आ जाएगा, log 2 बचेगा, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। log 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। फाइनली हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1386 सेकेंड्स। तो इतना टाइम लगता है 100 ग्राम को रिड्यूस होने में इनटू 2.5 ग्राम्स, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द एग्जाम्पल। I hope you understood this concept. See students, the next question is half lifetime for a first order reaction is 25 minutes. यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है t half आपको गिवन है 25 मिनट्स, ठीक है। फिर दे रखा है what time will be required for 99% completion of reaction। मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब बच्चों आप स्टार्टिंग कंसंट्रेशन मान लीजिए 100, ठीक है, और अगर आपको 80 निकालना है तो 99% कंप्लीशन का मतलब क्या होगा, आप 100 - 99 करेंगे तो कितना बचेगा, आफ्टर टाइम t 1 बचेगा। तो बच्चों देखिए स्टार्टिंग में 100 था और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि what time will be required for 99% completion of reaction, ठीक है। तो जब 99% कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन पर्टिकुलर टाइम के बाद जो हमको निकालना है, तो कितना बचेगा हमारे पास में रिएक्टेंट 80, वो हो जाएगा 1। तो आपको 100 - 99 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, अगर आपको t निकालना है तो हमें a नॉट पता है, at पता है, पर हमें पता है इक्वेशन में हमें k की वैल्यू नहीं गिवन है। तो सबसे पहले आप k की वैल्यू निकालेंगे, और आपको पता है कि t हाफ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम k की वैल्यू निकालते हैं। देखो k की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन t हाफ, और t हाफ आपको क्या गिवन है 25 मिनट्स, तो लिख दीजिए 0.693 अपॉन 20 हाफ। तो आपको k की वैल्यू मिल गई है। चलो अब इस k की वैल्यू को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर पुट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, पहले हम लिखते हैं इक्वेशन, k इज इक्वल्स टू 2.303 t log कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ at, ठीक है बच्चों। हमें t की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं t को शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पर और k को मैं शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, k की पता है, a नॉट की पता है और at की, तो सबकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा 2.303, k की वैल्यू है 0.693 अपॉन 25 लॉग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/1, ठीक है बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर जाना है 25 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको डिवाइड करना है 0.693 से, ठीक है। और फिर log 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, log 100 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास में 2। तो जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो आपके पास वैल्यू देगी 166.16 मिनट, ठीक है बच्चों।
तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ। तो आपको करना क्या है 2.303 इंटू करना है 25 डिवाइड बाय आप करेंगे 0.693, ठीक है। और लॉग क्या दे रखा है 100, लॉग 100 को आप लिख सकते हो लॉग 10 टू द पावर 2। और मैंने आपको पहले ही बताया जब पावर आता है तो आप उसको आगे ले लेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 log 10, ठीक है। अब हमने 2 log 10 ले लिया है, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो आप सीधा क्या करेंगे जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो फाइनली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देखना है, क्या फाइंड आउट करना है ये देखना है, उसके बाद में आपको फॉर्मूला पुट करके वो वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करनी है। इट्स वेरी सिंपल. So I hope you understood this topic. Go through it once and you will understand each and every concept. So till the next video, please take care of yourself.